सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है और पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई ने इंट्रा पार्टी अपने आइन के मुताबिक नहीं करवाए और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सादा सा मतलब है और वो ये है कि सिर्फ साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत के जरिए आरजी रिलीफ मिला है, जबकि अदालती कार्रवाई अभी जारी रहेगी और मुकदमे में अगर ये दोनों कसूरवार करार पाए गए तो फिर इनकी जमानत मंसूख और सजा दी जाएगी। जमानत एक आरजी रिलीफ है और ये अदालत की सवाबदीद भी है, जो अदालत किसी भी मुलजिम को केस में थोड़े से शक की बुनियाद पर रिलीफ दे देती है। अच्छा, इससे केस के फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ता और अदालती केस चलता रहता है। पीटीआई की लीडरशिप और सोशल मीडिया जो हर वक्त अदालतों और जजेस की ट्रोलिंग करता रहता है, आज के फैसले के बाद क्या अपने नामुनासिब रवैये पर कौम से माफी मांगेंगे और आगे आने वाले अदालती फैसलों का क्या एहतराम करेंगे? पीटीआई वालों से सवाल है। ये सारे अदालती मामले तो चलते रहेंगे। सबसे अहम जो मुल्क के लिए और अवाम के लिए वो क्या है जी? इलेक्शंस, इंतखाबात। और इसकी अहम खबर कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के उम्मीदवारों को कागजाती नामजदगी जमा कराने के लिए डेडलाइन में 2 दिन की तौसीह कर दी गई है और साथ साथ इलेक्शन कमीशन इंतखाबी जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक काम भी कर रहा है। दूसरी जानिब सियासी जमातों में से सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम में पावर शो करती नजर आती है और दीगर जमातें अभी तक अपने मंशूर का ऐलान तक नहीं कर सकी हैं। इसमें मुस्लिम लीग नून, काफ लीग, मुस्लिम लीग फंक्शनल, अवामी मुस्लिम लीग, एमकेएम और जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर जमातें सीट एडजस्टमेंट की हद तक तो बात करती हैं, लेकिन सियासी इत्तेहाद से गुरेज करती नजर आती हैं। अब एक दूसरी जमातों पर हम देखते हैं कि लाडला होने के इल्जामात लगाने का सिलसिला भी जारी है और पूरी इलेक्शन मुहिम जो कारकर्दगी से कम इल्जामात की भरमार भी नजर आ रही है। तो यही भरमार नजर आती है कि इल्जामात की बुछाड़ हो रही है, कारकर्दगी की बात नहीं हो रही है। मुस्लिम लीग नून जिस पर लाडला होने का इल्जाम बाकायदा लगाया जा रहा है, उसके जो इंतखाबी टिकट हैं उसकी तकसीम पर पार्टी में जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। निगरां सेटअप जिसका बुनियादी मकसद क्या होता है? शफाफ इंतखाबात का इनकाद करवाना, उस पर भी जानिबदारी के इल्जामात लगाए गए हैं और सियासी जमातों से मुंसलिक अफराद को हटाने का मुतालिबा भी हुआ है, जिस पर निगरां हुकूमत ने उन्हें ओहदे से हटा भी दिया। लेकिन अब भी देखना होगा कि निगरां सेटअप इन तमाम हालात में जहां तमाम सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा कर रही हैं, सबका मुतालिबा क्या पूरा कर सकेंगी? और एक बार फिर इंतखाबात के बाद सियासी जमात धांधली का शोर मचाएंगी। इन तमाम मामलों में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। एडवोकेट माहिर कानून कौसैन मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया कौसैन साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार राना मुबशर साहब भी मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीनियर तजियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन करें, सर आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप सबकी दर से मैं जरा कौसैन साहब से शुरू करना चाहूंगी। कौसैन साहब, ये साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब को एक रिलीफ मिला है, उस हवाले से जरा नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। रिलीफ मिला लेकिन केस तो भी चलता रहेगा। देखिए, बात यह है किसी भी क्रिमिनल केस में एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है तो प्राइमरीली बेल का फैसला उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट के ऊपर होता है। ठीक है। लेकिन जिस वक्त कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड होती है तो फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट की उस एविडेंस की बुनियाद पे आती है। अभी एविडेंस जो है इन प्रोग्रेस है और जब ये एविडेंस कंक्लूड होगी तो फाइनली ट्रायल कोर्ट इस नतीजे पे पहुँचेगी कि सज़ा देनी है या नहीं देनी। तो ये एक बिल्कुल आर्जी रिलीफ है, टेंटेटिव असेसमेंट होती है और इस फैसले का असर कतन ट्रायल कोर्ट के किसी भी फैसले पर नहीं होगा। ठीक है। और ये जो आगे अभी तोशा खाना और ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है अभी, तो वो भी तलवार लटक रही है जी। ऑब्वियसली आज कुछ लोग ये कह रहे थे कि बानी पीटीआई को बनी गाला लेके आएंगे, फिर जमान पाक लेके जाएंगे, लेकिन अभी 2 केसेस में उनकी अरेस्ट है और जब तक उसमें जमानत नहीं होती या उसमें एक्विटल नहीं होती उस वक्त तक वो बाहर नहीं आएंगे। ये सोशल मीडिया के जो माहिर कानून है वो फरमा रहे थे सब कुछ। जी ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, आपकी तरफ आती हूँ राना साहब, आप इस पे जरा कमेंट अगर करना चाहें तो, कि हम देखते हैं कि पीटीआई वाले जब भी कोई फैसला इनकी मर्जी इनकी मंशा के खिलाफ आता है, आता मेरिट पर ही है ऑफ कोर्स, लेकिन ये लोग जजेस की ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं,
अदलिया के तकद्दुस को कैसे पामाल किया जाता है सोशल मीडिया पे, आप भी देखते होंगे, अफसोस भी होता है। अब आज चूंकि इनको लग रहा है कि इनके हक में फैसला आ गया, वो कि रिलीफ है लेकिन केस चलता रहेगा, तो अब ये क्या शर्मिंदा होंगे, माफ़ी मांगेंगे कि जब आपको लगता है कि आपकी मर्जी के मुताबिक आपको कुछ सुनने को मिल गया, तो तब जो अदलिया है उसने बड़ा बेहतरीन फैसला दे दिया, जानिबदारी का सबूत दे दिया, लेकिन जब आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ होगा, चाहे वो मेरिट पर ही होगा, 100% मेरिट पर होता है, तो तब आप गैर जानिबदारी का शोर मचाते हैं, इल्जामात की बुछाड़ कर देते हैं। देखिए ये हर जगह होता है, तो ये किसी एक पार्टी के साथ नहीं है, सिर्फ पीटीआई को सिंगल आउट नहीं किया जा सकता, पीटीआई भी करती है। फिर हर जगह जहां होता है गलत होता है। हाँ बिल्कुल गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है। इसमें कोई पार्टी भी है जो स्पेयर नहीं करती किसी भी जजमेंट को, और अगर उनके खिलाफ आई हो, और ये पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड बन गया है। वो ये ट्रेंड ये है कि जनाब साड़ी मर्जी का फैसला नहीं आएगा तो ऐसी जनाब ईंट से ईंट बचा देंगे, तो मतलब वो होता है, ये चल रहा है, और विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। होना ये चाहिए। एक और जो बड़ी अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि फैसले जब अभी नहीं आया होता, उससे उस दौरान सब जुडिस होता है मैटर, तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स उसमें जरा राय देना जरा गलत होता है, मॉरली एथिकली इट्स रॉन्ग। लेकिन फैसले के बाद आप दे राय, लेकिन ये अब एक ट्रेंड बन गया है, जिसके भी खिलाफ आएगा फैसला हो जनाब शोर पा देगा, कोई भी पार्टी हो। ठीक है, ठीक है, कोई किसी को आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। मुजम्मिल साहब आपकी तरफ आने से पहले सिर्फ मैं 1 मिनट लेना चाहूंगी कौसैन साहब का। कौसैन साहब, ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए गए हैं और अब ये बल्ले का निशान जो वापस लिया गया, इस पे जरा कमेंट किया, आगे क्या देखते हैं फिर आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हदायत की थी कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। ठीक है। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज किया गया और उसमें कोई इरेगुलरिटी या इलीगैलिटी अगर इलेक्शन कमीशन ने देखी है तो उसकी बुनियाद पे उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया। ठीक है। अब अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में कामयाब नहीं हुई पीटीआई, तो ऑब्वियसली वो एज अ पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है। अगर उनके कोई उम्मीदवार होंगे तो वो इंडिविजुअल बुनियाद पे ही इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है। अब आगे इनके पास क्या ऑप्शंस होंगे? ऑब्वियसली हाई कोर्ट का फोरम है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, वो एग्जॉस्ट करेंगे और कानून के मुताबिक जो भी फैसला हो। ठीक है। मुजम्मिल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने दोनों मेहमानों को भी सुना। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ये जो कलअदम करार दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, बल्ले का निशान वापस लिया गया है, इस पर भी अपना तजिया दे दीजिए, और साइफर केस के हवाले से अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो। देखिए, साइफर तो केस तो अपनी जगह मौजूद है, तो मेरे नहीं ख्याल में कि अपील के नतीजे में वो केस खत्म हो गया। लेकिन जो आज के जमानत में जो प्लीज ली गई हैं, मैं उससे बड़ा हैरान हूँ। मसलन एक तो अतर मनल्ला साहब ने कहा है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा हो तो ये वजह ही काफी है जमानत देने के लिए। तो फिर पाकिस्तान की जेलों में जो हजारों लाखों लोग कैद हैं अंडर ट्रायल, वो सब अपने कागजात नामजदगी जमा करा देते हैं और सुबह इस बुनियाद पर उन्हें जमानतें दे दें आपके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलब ये ज़रूरी तो नहीं कि अगर शाह महमूद और इमरान खान इलेक्शन लड़ें तो उन्हें ज़मानत मिलेगी, और मोहम्मदीन और नवाबदीन इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको ज़मानत नहीं मिलेगी इलेक्शन लड़ने पे। उनका इलेक्शन गैर अहम है और इनका इलेक्शन अहम है। इंसाफ तो यकसा है ना, सबके लिए बराबर है। अगर अतर मनल्ला साहब की ये दलील मान ली जाए कि अगर इलेक्शन लड़ना ही जमानत के लिए एक बिल्कुल लॉजिकल और कानूनी तौर पर वजह है, तो मैं मशवरा दूंगा पाकिस्तान की जेलों में कैद हजारों लाखों लोगों को कि वो सुबह अपने कागज जमा करा दें और साथ ही ट्रायल कोर्ट में जमानत अप्लाई कर दें और जेलें खाली हो जाएंगी। सब अंडर ट्रायल सुबह जमानत पे बाहर आ जाएंगे, चाहे वो रेप के कैदी हैं, चाहे वो दहशतगर्द हैं, सबको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये वजह इंट्रा पार्टी इंतखाबात पे आपने भी बड़ी खुलकर बात की थी। ये जब इनका चेयरमैन आए थे नए और इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो बड़े मुतनाज़े भी हो गए थे, अब इनको कलअदम करार दे दिया गया है, इस पे जरा कमेंट कर दें। अब आगे क्या? मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन सस्टेन नहीं कर सकते जो 15 मिनट में आपने कराए हैं। आपको एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत कराने पड़ेंगे। बाकी सियासी जमातें भी कराती हैं, लेकिन वो एक ड्यू प्रोसेस और अपने आइन के तहत वो जरूरियात पूरी करती हैं। तो अगर ड्यू प्रोसेस आपको 15 मिनट में कराने की क्या जरूरत थी? आप कहते थे कि आज कागज जमा कराने की डेट है, फिर शाम को स्क्रूटनी होगी, अगले दिन वोटिंग होगी, क्या फर्क पड़ जाना था अगर आप 2 दिन में करा देते? ये 15 मिनट में कराने की जरूरत क्या थी? क्या चोरी थी कि आप 15 मिनट में आशेष करना चाहते थे? तो कोई तो था ना जिसको, तो मेरा ख्याल है ये सस्टेन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब मेरा ये भी ख्याल है इसके साथ कि ये हाईकोर्ट जो है वो अपनी सहूलतकारी जो
कल बैरिस्टर गौहर ने पेशावर हाई कोर्ट के बारे में कहा कि हम यहाँ आकर खुद को बड़ा महफूज समझते हैं, और जो अहमद वली खान साहब पेशावर हाई कोर्ट के बारे में कह रहे हैं, तो ये कल पेशावर हाई कोर्ट चले जाएंगे बल्ले का निशान लेने के लिए, और कल पेशावर हाई कोर्ट से इनको बल्ले का निशान मिल जाएगा जैसे कि पहले सब कुछ मिला है। तो जब तक जुडिशल फैसिलिटेशन अपनी जगह मौजूद है तब तक इदारों के आगे बेबस तो नजर आ रहे हैं इदारे हमें। ठीक है जी। अच्छा कोसैन साहब, आप चूंकि फर्स्ट सेगमेंट के बाद हमारे साथ नहीं होंगे, बाकी दोनों मेहमान कंटिन्यू करेंगे, तो ज़रा नाअहली का जो केस था नवाज शरीफ साहब का, जिस पर अब 2 जनवरी से हम देख रहे हैं कि बड़ा बेंच समाअत करेगा, तो ताहयात नाअहली केस में आप आगे क्या देखते हैं? देखिए, वो डिपेंडेंट था जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था बेसिकली, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे डिपेंडेंट था। ठीक है, वो बीच में से हिच निकल गई है, तो मेरा ख्याल ये है कि वो नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो नाअहली आप समझते हैं कि ख़त्म हो जाएगी? और इस हवाले से जिस तरह नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के अलावा और भी जो मुतासिर अगर हैं तो वो उनको भी रिलीफ मिल सकेगा? ऑब्वियसली वो ICA में जाएंगे, इंट्रा कोर्ट अपील में जाएंगे, और कोर्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी लॉ के मुताबिक फ़ैसला करेगी। लेकिन ये है कि उन्हें एक रूम मिल गया है कि दोबारा वो ICA में सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। अच्छा, जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है, इनको कलअदम करार दिए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जब इसका तरीकाकार सबको पता है, बड़ा क्लियर है, तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया जाता? देखिए, बात यह है कि ये वक्त का ज़िया नहीं है, वक्त का भी ज़िया है, और दूसरी बात यह है कि ये पार्टी का इंटरनल इशू है। ठीक है, उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए था। अगर अब इलेक्शन कमीशन ने जाके तो उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना, वो पहले भी करवा चुके हैं, उन्हें तजर्बा भी है। तो अगर उन्होंने वो पैटर्न फॉलो नहीं किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए, तो ऑब्वियसली वो इलेक्शन जो है कानून की नज़र में नल एंड वाइड होंगे। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये ताहयात नाअहली अगर ख़त्म हो जाती है, जैसा कि वो बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो फिर ये तो रिलीफ मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन इस पर भी हम देखेंगे कि तनकीद की जाएगी मुखालिफ जमात की जानिब से या कुछ लोगों की जानिब से। इट गोज विदाउट सेइंग, ऑब्वियसली तनकीद तो होगी, ओपोनेंट्स जो होंगे वो तनकीद करेंगे, और यहाँ पे फैसला पड़े बगैर या सही तरीके से समझे बगैर मिठाइयाँ भी बांटी जाएंगी और खाई भी जाएंगी। सो वो तो चलता ही है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बेसिकली कि ये इंट्रा पार्टी की अगर मैं बात करूँ, उस पर मैं थोड़ा सा एक कॉमेंट करना चाहूँगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि PTI ने इलेक्शन जब कराए थे, पहले जो इलेक्शन कराए थे इससे पहले, उसमें उन्होंने टाइम मांगा था। उन्होंने कहा था कि हम 1 साल के बाद दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे। उस वक्त उनके वकला डिफरेंट थे, लीगल टीम डिफरेंट थी, और दे सेड कि जी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम लोग, और हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। दे बॉट सम टाइम। अब क्या सिनेरियो बन जाना था उसके बाद, 1 साल के बाद जो सिनेरियो बना वो सबके सामने है। सो आई पर्सनली थिंक कि उस वक्त ये इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या उनके साथ जितने उनके लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग में हैं, उनके साथ राजा सिकंदर सुल्तान के, प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने टाइम बाय किया था उस वक्त, और उस वक्त उन्होंने खुद ही ये ऑब्जेक्शन रेज किया था, खुद किया था प्रोबेबली, कि जनाब हम इसको दोबारा कराएंगे इलेक्शंस को, और वो सही होंगे इलेक्शन। इट वाज प्रोबेबली इन द आर्काइव्स आल्सो, ये मीडिया पे आके भी कहा था उन्होंने। ठीक है, ठीक है। मुजम्मिल साहब, यही मैं आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ कि जो नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का लिया गया नोटिस है, ये आपको कितना अच्छा इकदाम दिखाई देता है? और ये नाअहली अगर ख़त्म हो जाती है, ताहयात नाअहली नवाज शरीफ साहब की, फिर से जारी बात है जहांगीर तरीन साहब और भी लोग मुस्तफ़ीद होंगे, उनको भी फ़ायदा होगा इस फैसले से। अगर ये फैसला होता है तो फिर तनकीद करने वाले जारी बात है तनकीद करेंगे, लेकिन फिर एक सवाल के जब किसी की ताहयात नाअहली हुई और उसका इतना वक्त ज़ाया हुआ, उस पर भी फिर वो भी बात कर सकेंगे। यकीनन बात तो दोनों तरह होगी कि इतने वक्त ज़ाया हुआ, 18 में क्या हुआ, वो बात तो पब्लिक डोमेन में और पॉलिटिकल डोमेन में हो रही है। लेकिन लीगल करेक्शन अपनी जगह होनी जरूरी है। अब जब एक इलेक्शन एक्ट का कानून बन गया है कि मैक्सिमम नाअहली 5 साल की है, तो जो जुडिशल इंटरप्रिटेशन थी वो लॉ के ऊपर सुपरसीड नहीं कर सकती। पहले कोई कानून नहीं था कि ताहयात नाअहली का, वो तो अदलिया ने आज खुद तशरीह की थी कि जहाँ नाअहली की मुद्दत नहीं होगी वहाँ ताहयात समझा जाएगा। ये कानून या आइन में नहीं लिखा हुआ था, ये एक तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से आइन की, उनकी इंटरप्रिटेशन थी, जिसके ऊपर पार्लियामान ने मुनासिब समझा कि ये एम्बिगुइटी दूर की जाए, और उन्होंने कहा कि जहाँ मुद्दत नहीं लिखी हुई वहाँ 5 साल है।
तो मेरे ख्याल में वो अब तशरीह जो है वो कानून के ऊपर तो प्रिवेल नहीं कर सकती। आप ये तो नहीं कह सकते कि जो 2 जजों ने या 3 जजों ने तशरीह की है वो 172 लोगों के बनाए हुए कानून के ऊपर है या उससे बालातर है। वो जो जुडिशल फैसला है वो एक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने की है कि जी अगर आइन में समझ नहीं आ रही तो ये समझ लें। लेकिन अब जब कानून ने और पार्लियामेंट ने उसको वाजे कर दिया है तो मेरे ख्याल में भाम कोई नहीं है। पार्लियामेंट इज द राइट फोरम। पार्लियामेंट सुबह चाहे तो आइन में ये भी तरमीम कर सकती है कि कोई नाअहली नहीं होगी। पार्लियामेंट जो चाहे कानून और आइन बना सकती है, अदलिया तो नहीं बना सकती। ठीक है। अच्छा सर, इंट्रा पार्टी के हवाले से थोड़ी सी बात और करें, फिर ब्रेक पे जाना है, फिर आगे जाके और भी टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इंट्रा पार्टी के हवाले से मुझे फैसला आया है, अभी क्या पीटीआई बल्ले का निशान वापस ले सकेगी, क्या ऑप्शंस नजर आते हैं? मेरे ख्याल में मुजम्मिल साहब ने जो पॉइंट रेज किया ना अबाउट केपी की कोर्ट्स का, एंड इसमें उन्होंने फोकस किया हुआ है उस पर, वो बिल्कुल उस पर बैठे हुए हैं, दे आर लाइक फोकस्ड ऑन दिस थिंग दैट प्रोबेबली उनको केपी से रिलीफ मिल जाएगा पीटीआई वालों को, और उनको बल्ले का निशान मिल जाएगा। सो क्योंकि वो दैट इज द फोरम जहाँ से उनको रिलीफ मिलता रहा है, और अभी भी वो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि उनको वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। सो लेट्स सी, द पीटीआई वालास आर कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन, सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हुसैन साहब क्या कहते हैं, कानून क्या होगा आगे? देखिए बात ये राना साहब जो बात कर, देखिए बात ये है कि कोर्ट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपना काम करते हैं। हमारा एक वतीरा बन गया है कि हम एक आर्गन ऑफ स्टेट दूसरे में इंटरफेयर करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और होना ये चाहिए कि एक प्रिजम्पशन है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस डिस्पेंस कर रहा है तो हमें ये ट्रस्ट होना चाहिए कि वो कानून और आइन के मुताबिक करेगा। ठीक है। अब केपी की बात रहेगी तो ऑब्वियसली केपी में थोड़ी सी पॉलिटिकल डाइवर्जेंस है जो वे करती है पीटीआई के हक में, तो लेकिन लेट्स सी कि केपी की हाई कोर्ट क्या करती है, पेशावर हाई कोर्ट क्या करती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन वो स्याह को सफ़ेद तो नहीं कर सकती। अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट इतनी डाइवर्जेंस लेगी और बिल्कुल उसको कह देगी कि जी ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त हुए हैं। ऑब्वियसली जो पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ेगी, उसको सामने रख के फिर फैसला करेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये टाइम भी तो बड़ा मैटर करता है ना, कि टाइम जो है 8 फरवरी इंतखाबात की तारीख आ गई है और अब ये आगे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? आपको लगता है जा सकती है? स्टिल डाउट? एनीथिंग कैन हैपन। मतलब इसमें क्या कोई ऐसे कुछ आपने उस दिन चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स नहीं सुने थे? चीफ जस्टिस साहब ने तो कहा था कि पत्थर पे लकीर है। मैं बिल्कुल ऑनरेबल है, हमारे चीफ जस्टिस है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। लेकिन द पॉइंट इज कि पत्थर पे लकीर थी, उस पत्थर को पीटीआई वालों ने सरेआम चोरी करने की कोशिश की लेकिन पकड़े गए। दैट आई डोंट नो, बट द पॉइंट इज कि ये कहा जाए कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे, उसमें अगर आगे पीछे हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब सिर्फ ये होना चाहिए कि सेनेट के इलेक्शन से पहले इलेक्शन करवा दे, आगे हो जाए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो, इतने पूरी पाइपलाइन में इतनी चीजें हैं। वेस्टर्न बॉर्डर देख लें, ईस्टर्न बॉर्डर देख लें, सिक्योरिटी देख लें हमारी, और उसमें जनाब जो चैलेंजेस हैं उनको देख लें, सामने रख लें। तो फिर सारी चीज़ों को अगर सामने रख के अगर आपने डिप्लॉयमेंट्स भी करनी है और डिप्लॉयमेंट भी करानी हो हर एक पोलिंग स्टेशन पे, तो उसमें थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक तो चीज़ें इन्वॉल्व होती है ना, तो उसमें 8 से थोड़ा सा आगे चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेनेट के इलेक्शन से पहले हो जानी चाहिए। मुजम्मिल साहब, अब राना साहब की बात से अग्री करते हैं? अब मुझे नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट तारीख बदलेगा। मतलब आपको लगता है 8 फरवरी को ही होगा? बेशक आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि 8-10 दिन ऊपर हो सकते हैं और हमारी इश्यूज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से तारीख बदलवाना एक मुश्किल काम होगा और ये अब 8 फरवरी को कराने पड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम को कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट और जाकर तारीख बदलवाएगा और कहेगा कि जी मैं फौज नहीं देना चाहता या मैं डिप्लॉयमेंट नहीं करना चाहता। कोई जंग तो लगी नहीं हुई मुल्क में कि आप कहेंगे जी कि जंग का माहौल है लिहाजा हम फोर्सेस दे नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा और 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट वाला इशू शायद सुप्रीम कोर्ट माने ना, क्योंकि आपने बहुत पहले ऐलान कर दिया डेट का और सबको पता था मुल्क में इंतखाबात होने हैं
और ये डेट जो है ये कंसेंसस से आई, तो उस वक्त यहाँ तो फिर वो कह देते कि हम 8 फरवरी को नहीं दे सकते हैं डिप्लॉयमेंट। तो मुझे ज़रा मुश्किल नज़र आता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या आर्गूमेंट देंगे कि हम क्यों नहीं दे रहे हैं। हम 8 को नहीं दे सकते, हम 8 को नहीं दे सकते लेकिन 18 को दे देंगे। हम 8 को नहीं दे सकते 24 को दे देंगे, तो क्या इसमें मेरा मतलब है कि मार्च में करा ले। द पॉइंट इज डिफरेंट है। देखिए थोड़ी सी ये भी ठीक है, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मुजम्मिल साहब का, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि अगर ये कहा जाए, अगर हिस्ट्री देखी जाए 71-72 से लेके आज तक, अब देखें इंडिया में इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, ठीक है। इलेक्शन जब भी हुए, हिस्ट्री ये कहती है कि इंडिया ने एडवेंचरिज्म किया है पाकिस्तान पे, कोई ना कोई ऐसा कोई मसला खड़ा किया है इंडिया ने पाकिस्तान के लिए अपने इलेक्शन से पहले, क्योंकि उन्होंने उनको वोट बैंक स्ट्रांग होता है वहाँ पे। वोटर की भी खैर अजीब सोसाइटी कि जब वो कोई एडवेंचर करते हैं तो फिर वोटर या कश्मीर में जुल्म बढ़ा देते हैं। एग्जैक्टली, कश्मीर तो खैर एक अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे या इंटरनली कोई ना कोई उन्होंने एडवेंचरिज्म करना होता है, और तब जाके वोट मिलता है। हाँ, फिर पाकिस्तान बैशिंग करेंगे इंडिया वाले लीडर्स जो बैठे हुए इस वक्त, तो फिर ही उनको वोट मिलेगा ना। सो वो अगर वो चीजें वो भी मद्देनजर रखी जाए तो फिर मेरे ख्याल में, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि 8 को नहीं होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आगे पीछे हो जाए तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। चलें जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, पहले सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया सर आपका बहुत, और ब्रेक के बाद बाकी दोनों मेहमान कंटिन्यू करेंगे और एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। राना मुबशिर साहब और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोबारा से वक्त देने के लिए। मुजम्मिल साहब, अब ज़रा कुछ सियासत पे बात कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हम ज़रा कोर्ट के मामलात पे बात कर रहे थे। लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी मांगी जा रही है और बिलावल साहब ने हाल ही में एक बयान ये दिया है कि अगर उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है तो वो ऐसी परफॉर्मेंस देंगे कि सरप्राइज देंगे बहुत बड़ा। अभी भी अगर मगर मामलात आगे नहीं बढ़ रहे अभी तक? पता नहीं, वजीर दाखिला तो उनके साथ आ गए हैं अब, और किस निगरान वजीर आजम को भी पीपल पार्टी में शामिल कर लेते हैं इस्तीफा दिला के, और किस किस को वो शामिल करना चाहते हैं बता दें, और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें चाहिए। अगर पंजाब में उनके पास उम्मीदवार नहीं है तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट क्या करे? लोगों को जाके कहे कि आप पीपल पार्टी का टिकट ले लें, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है पीपल पार्टी एक में मुझे आपकी बात ही समझ आ रही है। आपने कहा पंजाब में उनके पास अगर उम्मीदवार नहीं और पंजाब का बाकी वोट बैंक उनका इतना मजबूत नहीं, फिर भी बिलावल लाहौर में किस पे एतबार करें, एतमाद करें कि बिलावल लाहौर से लड़ेंगे? ये बात फिर समझ नहीं आ रही। पता नहीं, लड़ ले तो समझ, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है। लाहौर मतलब समझ आ रही है आपको मुजम्मिल साहब? लाहौर कैसे? नहीं, मुझे तो नहीं समझ आ रही है, लेकिन अगर वो चांस लेना चाहते हैं तो उस पर कोई पाबंदी तो नहीं है। देखिए पंजाब के 141 हल्के, अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करें, पंजाब में इनका वोट बैंक सबको ना पता हो कि कितना है या फिर नून लीग कितनी स्ट्रांग है, फिर वो लाहौर से लड़े कहीं से भी लड़े तो सवाल ही ना उठाया जाए। देखिए लड़ने पे तो उनके नाना लाहौर से लड़ते रहे हैं, उनकी वालदा ने लाहौर से इलेक्शन जीता है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी तो नहीं ना मांगते होंगे, ये भी नहीं कहते होंगे कि फलां ज्यादा फेवरेट है, हम नहीं है, और पहले से कुछ सिलेक्ट हो गया हम नहीं होंगे, अगर दे दी जाए लेवल प्लेइंग तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनके ज़हन में एक और बात भी होगी, लाहौर में एक ज़िमनी इंतखाब हुआ था, आपको याद होगा जी जी, जिस पर पीटीआई के जमशेद चीमा साहब के कागज रिजेक्ट हो गए थे जी, और उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकाबले में दरमियान इलेक्शन हुआ था, तो पीपल्स पार्टी को कुछ 16-18 हजार वोट मिल गए थे क्योंकि पीटीआई मौजूद नहीं। ठीक है, पीपल्स पार्टी के अंदर ये सोच है कि अगर पीटीआई ना हो तो एंटी नवाज वोट उन्हें मिल जाएगा, और अगर लाहौर में जिस हल्के से वो लड़ते हैं वहाँ पीटीआई बल्ले का निशान ना हो, वहाँ पर एंटी नवाज वोट बिलावल को पड़ जाए पीटीआई के उम्मीदवार, तो वो सोचते हैं कि उनको एक कंसिडरेबल वोट या एक चांस बन सकता है। अच्छा, देखिए उन्होंने एंटी नवाज वोट पर खेलने की कोशिश की है अब तक अपनी सारी सियासत, सारी इलेक्शन कैंपेन। अब एंटी नवाज वोट यहाँ पीपल्स पार्टी को पीटीआई से थोड़ी सी हमदर्दी का इजहार भी कर दिया जाता है। यस, वो एंटी पीटीआई इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे हैं, वो प्रो पीटीआई और एंटी नवाज इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर प्रो पीटी देखे ना, आज भी कुंडी साहब ने कहा है ना कि पीटीआई के साथ तो इत्तेहाद हो सकता है, हम इकट्ठे चलना चाहते हैं। पहले भी पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया है,
वो लड़ना चाहते हैं क्योंकि पंजाब में उन्हें पता है कि एंटी नवाज वोट बैंक में वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और प्रो पीटीआई वोट बैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये कितना कामयाब होगा कितना नाकाम होगा वो तो 8 फरवरी का बैलेट ही बताएगा कि क्या पीटीआई का वोटर बिलावल को वोट डालने के लिए तैयार है या नहीं है। मुझे लगता है नहीं है। ठीक है राणा साहब, यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊंगी। अगर तो वाकई पीटीआई से जो हमदर्दी कभी कभी जुमलों में नजर आती है, तो पहले पीटीआई पे कितनी तनकीद यही पीपल्स पार्टी करती रही, आपको याद होगा। जब ये पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई और 16 महीने इन 13 जमातों ने मिलकर हुकूमत की, तो दो बड़ी पार्टीज जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ही थी। अब वो हुकूमत खत्म होती ही जैसे निगरान सेटअप आता है, इंटरिम सेटअप आता है, दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मूव किसने इनिशिएट कराई? पीपल्स पार्टी। ठीक है जी। पीटीआई की हुकूमत को घर किसने भेजा? पीपल्स पार्टी। अच्छा, अब उसके बाद ठीक है, एक सोच ये आई 16 माह के बाद ये सोच आई, और ये सोच इसलिए आई पीपल्स पार्टी के जहन में कि जनाब जो जिस तरह मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि जनाब ये लोग चाहते ही हैं कि अगर पीटीआई वहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकती तो वो जो यंगस्टर का वोट है वो टैप किया जाए, पीपल्स पार्टी टैप कर स्मार्ट मूव करेंगे। इट इज अ स्मार्ट मूव, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, इट इज अ स्मार्ट मूव एंड ये वाकई हो रहा है। अगर फिर भी वोट ना ले सके, देखिए दैट्स इज बिसाइड्स द पॉइंट। इस वक्त जो है उन्होंने मैक्सिमम वोट जो लेना है वो लेना ये चाह रहे हैं कि जो पीटीआई का वोट है, पीटीआई के यंगस्टर्स का वोट है, अगर पीटीआई को नहीं पड़ रहा तो उसमें से जितना वोट मैक्सिमम वो अटेन कर सकते हैं बिलावल वो ले लें। आपने देखा होगा मुजम्मिल साहब, ये सवाल है कि मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। राना साहब, ये जैसी इलेक्शन कैंपेन तो मैं नहीं कह सकती स्टार्ट हुई थी, लेकिन जारी बात है जब इंटरिम सेटअप आता है तो जो भी सियासतदान कभी भी उसके पास माइक होता है, ये खिताब करने का मौका होता है, तो इलेक्शन कैंपेन ही समझा जाता है उसको, क्योंकि बहरहाल आगे फिर इंतखाबात में जाना होता है। बिलावल ने स्टार्ट यहाँ से लिया था जब उन्होंने अवाम से डायरेक्ट बात शुरू की कि आप नौजवान क़यादत को आगे लेकर आए। वो 70 साल बाबों वाला बयान भी आपके सामने होगा, तो उन्होंने वो एक पॉइंट उठाया कि नौजवान क़यादत, नौजवान यानी यूथ को उन्होंने बेसिकली अट्रैक्ट करने की कोशिश की। लेकिन वो इसमें देखे ना, ये दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार इसलिए मैं कह रहा हूँ, और बाद में फिर वो पंजाब वाली साइड पर आए। लेकिन ये जो पॉइंट है ना आपका, ये दो धारी तलवार यानी तब से प्लान में था। हाँ, नहीं, उसको बाद में टैप किया गया। सो ये दो धारी तलवार इसलिए है कि अगर आप जाते हैं पीटीआई के साथ, जैसे स्टेटमेंट्स आती हैं कि जनाब हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद भी कर सकते हैं, सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या साइलेंटली उनको, यानी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, यानी पंजाब के वोटर को बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ को वोट ना देना, हमें दे देना, क्योंकि हम शायद यूथ के साथ हैं। पीटीआई के वोटर को बेसिकली तोड़ा नहीं, उसके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो वो उनकी तरफ आ जाए। लेकिन द पॉइंट इज डिफरेंट। द पॉइंट इज व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि अगर आप ये इस तरह की स्टेटमेंट लेंगे जो अभी उसको क्लैरिफाई किया है और उसमें क्लैरिटी आई है किसी हद तक, और वो ये आई है कि जनाब जरदारी साहब ने कहा जी नहीं, हमारा कोई किसी किस्म का इत्तेहाद पीटीआई के साथ नहीं होगा ना। इसके बाद ये है कि इसलिए कहा गया है कि अगर आपका झुकाव यानी कि पीपल्स पार्टी का झुकाव ज्यादा पीटीआई की तरफ होता हुआ जो नजर आ रहा था, तो फिर पीपल्स पार्टी को भी हीट फेस करना पड़नी थी। उसमें भी एक और सवाल होता है ना, मुजम्मिल साहब की तरफ लेकर चलती हूँ। मुजम्मिल साहब, इसमें एक और सवाल भी होता है कि जरदारी साहब ने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि हम कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे पीटीआई से, ऐसी कोई बात नहीं होगी। एक होता है कि आप किसी से खुलकर इत्तेहाद नहीं करेंगे, या आपने कहा कि भाई हम कोई इज़हार मोहब्बत नहीं कर रहे, लेकिन एक ही होता है कि आप उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे, आप उस पर तनकीद भी नहीं कर रहे। यानी उस हवाले से आप ये जो राना साहब ने सारा कंक्लूड किया। जी बिल्कुल, वो पीटीआई और इमरान खान के हक को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं, ये बात ठीक है। लेकिन जरदारी साहब ने तो ये भी कहा है ना कि बिलावल अभी इमेच्योर है, ना तजर्बाकार है। अच्छा, बात की कहानी पर आपको पता चली होगी ना कि बिलावल साहब नाराज हो गए थे, फिर जरदारी साहब ने उनको मनाया, फिर जरदारी साहब ने मनाया। लेकिन वो तो घर का मामला है। लेकिन ना तो उन्होंने जरदारी साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ मीडिया पे आके जो आम। अच्छा, यही से बात है, एक मिनट, उन्होंने तो कहा कि वो ना तजर्बाकार है, ये कहा उन्होंने, बिल्कुल, तो मतलब आप ना तजर्बाकार कह रहे हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, यही वाला पॉइंट आपने बड़ा अहम इशू ये रेज किया। अहम इसलिए कि पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाए तो वो मैदान मारेंगे, बहुत ज्यादा सरप्राइज देंगे, और उनके वजीर आजम के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। अगर पाकिस्तान के वजीर आजम बनते हैं बिलावल साहब, तो हमारा सबका
राइट है ये पूछना कि अगर उनके वालिद मोहतरम उनको बच्चा क्या समझ रहे हैं या उनको अनट्रेन्ड समझ रहे हैं, तो हम अंडर ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में कैसे आ सकता है? ये उनके वालिद मोहतरम ही कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे। और दूसरी बात ये कि मुज़म्मिल साहब वो अब मौक़िफ़ ही देते हैं उनकी पार्टी वाले, जब उनसे पूछा जाता है कि बाप के लिए तो बच्चा हमेशा बच्चा रहता है, मुझे तो ये जवाब ही समझ नहीं आता। नहीं, पर बाप ने ये भी तो कहा है ना कि मैं भी वजीर आजम हो सकता हूँ। पूरे इंटरव्यू में आप ये भी तो सुने ना कि वो खुद को भी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उसमें डिक्लेयर कर रहे हैं। ये भी उनकी स्मार्ट मूव तो नहीं नजर आ रही है? इसका मतलब है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को टिप दे रहे थे कि अगर आपको बिलावल कबूल नहीं है तो मैं वजीर आजम बनने के लिए सदर कौन बनेगा? मौलाना फजलुर रहमान बने? ये मुझे नहीं पता। अभी तो दोनों बाप बेटे के दरमियान वजारत इज़्मा पे लड़ाई नजर आ रही है कि बाप भी वजीर आजम का कैंडिडेट है, बेटा भी वजीर आजम का कैंडिडेट है। तो पहले वो आपस में सेटल कर लें तो फिर हम उस पर कोई तज्जिया कर लेंगे। अभी जब तक वो आपस में सेटल नहीं करते हम क्या तज्जिया कर सकते हैं उसके ऊपर? राना साहब टाटा की तज्जिया। आपने प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जी, प्रेसिडेंट कौन होगा? जी देखिए इस वक्त जो जरदारी साहब अगर प्रेसिडेंट बनेंगे मेरे ख्याल से वो समझ आते हैं वजीर आजम नहीं। मेरे पास जो इतलात है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने मौलाना साहब के साथ एक कमिटमेंट की है। अब वो कमिटमेंट पूरी होती है कि नहीं होती है, उन्होंने कहा जी कि प्रेसिडेंट के कैंडिडेट मौलाना फजलुर रहमान का रिकॉर्ड तो कुछ और ही कहता है वो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है नून लीग वालों ने कहा कि वो कैंडिडेट मौलाना साहब होंगे प्रेसिडेंट के। अब यहाँ पे एक कश्मकश जारी है। वो कश्मकश ये जारी है कि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जनाब वो मौलाना साहब को समझा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जनाब मौलाना साहब ये आपके साथ जो कमिटमेंट हुई है आपके साथ हाथ हो जाएगा, आपको हम कमिटमेंट देते हैं कि आप प्रेसिडेंट के जनाब उम्मीदवार होंगे। सो अब यहाँ पे दोनों पार्टीज में नून में और पीपल्स पार्टी में मौलाना साहब को कोई एक तरफ से खींच रहा है, कोई दूसरी तरफ से खींच रहा है। और पता नहीं मौलाना साहब कितने जाके रुक देने। अब फिलहाल तो मौलाना साहब जो है नून लीग के साथ है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब बड़ा जोर दे के बोला। हाँ, लेकिन आसिफ जरदारी साहब के साथ मौलाना साहब की बहुत पुरानी दोस्ती है और बड़ी बड़ी गहरी दोस्ती है। सो इस चीज को ज़हन में रखें और उसके मैं 10 वाकयात सुना सकता हूँ। अच्छा, एक और खबर भी शेयर हो रही है मुज़म्मिल साहब के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें अब ये सारी बात इसका एक बैकग्राउंड है क्योंकि वज़ारत उज़्मा के हवाले से तो बड़ा खुलकर नाम लिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब होंगे अगर नून लीग आती है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब कौन होगा कोई नाम सामने नहीं आ रहा। फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई खातून वज़ीर आला पंजाब भी बन सकती हैं और मैं बड़ी खुश होंगी अगर नून लीग आती है और अगर नून लीग आती है और कोई खातून वज़ीर आज़म होती हैं, वज़ीर आला होती हैं पंजाब की। देखिए, अगर मरियम नवाज एमपीए का इलेक्शन लड़ रही हैं, शहबाज शरीफ एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो नवाज शरीफ अपनी चीफ मिनिस्टर के हवाले से ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, दोनों को रख के वो देखेंगे इन दी एंड कि उन्होंने क्या फैसला करना है। अगर दोनों एमपीए का लड़ रहे हैं और हमजा शहबाज नहीं लड़े तो फिर क्लियर है कि दोनों का नवाज शरीफ फैसला करेंगे। अभी तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नवाज शरीफ हैं, मुझे नहीं लगता इस हवाले से कोई डाउट है। तो वज़ीर आला पंजाब आप किसको देखते हैं? अगर नून लीग मैदान मार जाती है तो आप वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पे किसे देखते हैं? टाई विल बी बिटवीन मरियम नवाज, शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ का फैसला होगा, कोई नहीं, नवाज शरीफ का पर्सनल डिसीजन होगा उसने किसको देना है। तो आपका अंदाजा क्या कहता है? आपका अंदाजा क्या कहता है? मुझे लगता है मरियम हो सकती है। अगर मरियम साहिबा वज़ीर आला पंजाब बनती हैं, ठीक है, खातून वज़ीर आला होंगी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा एक खातून होने के नाते, लेकिन शहबाज शरीफ साहब फिर क्या करेंगे? फिर वो वज़ीर आज़म होंगे, नवाज शरीफ आ जाएंगे ना कि वो अपने देखिए शहबाज शरीफ एक नया ओहदा भी क्रिएट हो सकता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, और वो अपने भाई के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस पर बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी काम करते हैं। अच्छा, खबर दे रहे कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी आ सकता है। ये पहले भी तो था ना, वो पहले बगैर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के था, अब एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया जा सकता है जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को इख्तियारात दिए जा सकते हैं कि वो इन दी एब्सेंस। अच्छा, तरह की आपने बड़ी अहम डिस्कशन शुरू कर दी, देखने वाले नाज़रीन को जरा इस पे भी आगाह कीजिएगा। फिर राना साहब आपकी तरफ आती हूँ। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा अगर होगा, जो कि माजी में हम देख सकें चौधरी परवेज इलाही साहब का था, तो उस ओहदे का होना और ना होना जरा डिफरेंशिएट कीजिएगा, उसका फायदा क्या होगा? जो परवेज इलाही साहब का था वो डमी था क्योंकि उसके पीछे कोई कानून नहीं था, ठीक है, वो बस सेरेमोनियल था कि आपने क्लियर कर दिया एक लेटर।
ये होगा तो ये बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा और इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात के हवाले से बेसिकली मैं जानना चाह रही थी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बन सकता है ना, पहले तो सेरेमोनियस था, परवेज इलाही साहब सेरेमोनियस। ये होगा कि जी वो इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट को चेयर कर लेगा, सीईसी को चेयर कर लेगा, एनएफसी को चेयर कर लेगा, फलां जगह प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। वो तो बहुत सी चीजें ड्राफ्ट हो सकती हैं उसके ऊपर के वो क्या क्या कर सकता है, तो रोल तो निकल आएगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि उनका कोई रोल नहीं बन सकेगा। मुझे लगता है बहुत वाइब्रेंट। फिर ये तो फिर वही जो मतलब अगर नून लीग के फिर जो बाकी लोग हैं, ये तो फिर वही शरीफ फैमिली सामने नजर आएगी कि अगर वजीर आजम अगर नवाज शरीफ साहब बन जाते हैं, उधर से वो डेप्यूटी वजीर आजम अगर वो बन जाते हैं, छोटे भाई उधर से मरियम साहब अगर वजीर आला पंजाब बन जाती हैं, तो फिर बाकी जो लोग हैं किसी का पूरा फाल नहीं निकलेगा। जो सीनियर लोग हैं नून लीग के, उन्होंने क्या अपने बाल सफेद नहीं किए सियासत में? आप एक्सपेक्ट करिए ख्वाजा साद बन जाए यहाँ पे, मतलब नहीं, मेरा सवाल क्या गलत है मुजम्मिल साहब? एक सवाल है को मैं क्लियर कर दूं, राणा साहब ख्वाजा साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मैं पता हो नहीं लड़ रहे, मैं इसी लाइटर साइड पे क्या है कि नहीं बहरहाल वो बाकी भी गवर्नमेंट के ओहदे हैं वो तकसीम होंगे, लेकिन जो डिवीजन है वो ये है। बाकी सवाल आप नून लीग वालों से खुद कर लीजिए। अच्छा, ये एक दूसरा इंट्रा पार्टी के बारे से जरा दोबारा बात कर लेते हैं। ये इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हैं ये पीटीआई के, बल्ले का निशान आप वापस मिलता देखते हैं? मुझसे पूछ रही हैं आप? जी मुजम्मिल साहब, फिर राना साहब की तरफ आती हूँ। ये 13 जनवरी तक मिल सकता है वापस, हाई कोर्ट की इंटरवेंशन से मिल सकता है। इसके बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से, क्योंकि आपने 13 जनवरी को निशान अलॉट करने हैं कैंडिडेट्स को, तो अभी बहुत टाइम है उसमें। मतलब आप समझे को 20 दिन है, तो वो कल छुट्टियों के मंडे को चले जाएंगे पेशावर हाई कोर्ट और फिर उसके बाद वहाँ पर 4-5 दिन में फैसला हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट 184(3) में चले जाएंगे। तो वो अभी कैंडिडेट्स को निशान मिलने में बहुत दिन बाकी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है मिल जाएगा। आपको क्या लगता है राना साहब? मेरे ख्याल में मिल जाएगा जी। देखिए, अगर उस बल्ले का निशान नहीं होगा ना, तो उसमें इलेक्शन जो है ना, उसमें बहुत से सवालात उठने शुरू हो जाएंगे और एक इशू बन जाएगा, एक सिचुएशन बन जाएगी। सो आई पर्सनली थिंक कि कोर्ट्स जो है थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे इनको, तो बल्ले का निशान जरूर होगा। हाँ, खान साहब जो बानी सॉरी जी बानी जो पीटीआई है, वो शायद इलेक्शन ना लड़ सके, उसके चांसेस राइट है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। या यकीनन ही समझे आप, तकरीबन उसमें तो पॉइंट नैनो % चांस है कि वो लड़ सके। मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन खुद लड़ सकेंगे। हाँ, ये जरूर है कि बल्ले का निशान शायद इनको मिल जाए वापस, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर एक बहुत ज्यादा सवालात हो जाएगी, बहुत ओपनली बात शुरू हो जाएगी कि जनाब एक पार्टी को आपने बिल्कुल अलूफ कर दिया, बाहर निकाल दिया। डिटेल में अपना मौके भी दिया था केपीके के हवाले से, जी किस तरह वो उसमें फिर एक सिचुएशन बन जाएगी। सो आई पर्सनली थिंक बल्ले का निशान मिल जाएगा, जो बानी है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और मुझे से एक और सवाल ना, हम देख रहे हैं कि पीटीआई वाले पहले भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे शोर मचाते हैं, तनकीद करते हैं और ये तासुर देते हैं कि शायद उनको कॉर्नर किया जा रहा है, तो फिर जारी बात है कि वो उनको भी खुलकर ज्यादा बोलने का, खेलने का मौका मिल जाएगा। इशू बन जाएगी ना, अनसर्टेनिटी हो जाएगी, अनसर्टेनिटी हो जाएगी। ऐसी कौन सी बात है? आपने 2017 में सेनेट इलेक्शन में नून लीग के सेनेटर्स से शेर का निशान छीन लिया था ना, तो कौन सा तूफान आ गया था? कौन सी सैंक्टिटी खत्म हो गई थी? एक लॉ ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड ने प्रिवेल करना है, या कोई क्रेडिबिलिटी की बात नहीं। लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल करेगा। अगर लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि नहीं मिल सकता तो नहीं मिल सकता। आपने लॉ ऑफ द लैंड मुझे से सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी तो दोबारा आती हूँ। नाज बलोच साहिबा ने मैं ज्वाइन किया है। नाज साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन किए। ये पीटीआई का जो ये इंट्रा पार्टी इंतखाब है, इसको कलअदम करार दे दिया गया है, बल्ले का निशान फिलहाल वापस ले लिया गया। क्या कहती हैं, क्या समझ आता है आपको, क्या देखती हैं आगे? देखिए, ये तो अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है उसके ऊपर अब जाहिर बात है कुछ सोच समझ के फैसले किए होंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि पीटीआई के अंदर जिस अंदाज से इलेक्शंस कराए गए, और एक शख्स जो पीटीआई से ताल्लुक ही नहीं रखता था, जिसने पिछले इंतखाबात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा, वो 4 या 2 महीने पहले पीटीआई में आया। और एक पार्टी जो 25 साल पुरानी पार्टी थी, उसके अंदर उनको कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो कि उनका लॉयल होता या जिसकी पार्टी से कोई वफादारी होती। ऑल ऑफ अ सडन एक शख्स को जो है वो जिस तरह इंतखाब करवा के पार्टी का सरबराह बना दिया गया, ये तो नजर आ रहा था कि ये तो सिर्फ एक खाना पूरी हुई है, ये एक डमी किस्म के इलेक्शंस कराए हैं। तो ऑफ कोर्स वही एक कहावत है कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम।
हर वक्त तो आप लोगों को धोखा देकर बेवकूफ नहीं बना सकते। पहले तब्दीली के नाम पे लोगों को धोखा दिया गया, चेंज के नाम पे लोगों को धोखा दिया गया, फिर नए पाकिस्तान का नारा लगाया, फिर अवाम को कहा कि नौजवानों का पाकिस्तान होगा। फिर जब हुकूमत आई तो तमाम इलेक्टेबल्स को मिला के तमाम वही पुराने लोग जिन्होंने हर दौर में वजारतें हासिल की, उन्हीं लोगों को अपने साथ मिला दिया। तमाम इलेक्टेबल्स की पूरी एक फौज बना के और उसके साथ उन्होंने हुकूमत बना ली। अब ये है कि जो अब इलेक्शन में इन्होंने किया, ये तो एक मजाक लग रहा था। तो इसके बाद तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हो सकता था? या तो ये कराते, प्रॉपर इलेक्शन कराते। और दूसरी बात ये कि तंजीमी तौर पे तो पीटीआई अब एग्जिस्ट करती ही नहीं है ना। तंजीम तो तब होती है, ऑर्गेनाइजेशन तो तब होती है, और ऑर्गेनाइजेशन बनने में तो टाइम लगता है। तो पीटीआई के जो ऑर्गेनाइजेशनल लोग थे, उन्होंने तो 9 मई के बाद अपने आप को इससे दूर कर दिया, किनारा कश हो गए। वो तमाम लोग जिन्होंने 25-26 सालें दी थी पीटीआई को, वो तो खुद शर्मिंदा थे 9 मई के इस वाक़े के ऊपर कि जो पीटीआई ने गजब ढाया था। तो उसके बाद कौन अपने आप को लिबरलाइज? अच्छा, आप तो इस पार्टी को भी अच्छे तरीके से जानती हैं नाज, पीपल्स पार्टी में भी आप हैं, लेकिन आप तो पीटीआई को बड़े बेहतर तरीके से जानती हैं, आपने बहुत करीब से देखा है। तो क्यों इस तरह की गलतियां और ब्लंडर्स पीठ से ज़्यादातर किए जाते हैं? जैसे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, उसका बाकायदा एक तरीकाकार है, क्यों फॉलो नहीं किया जाता? और बहुत सी चीज़ों में हम देखते हैं कि पीटीआई क्लियर तरीके होते हैं, मीटिंग्स इतनी हो रही होती हैं, वकुला से इससे मुलाकात, उससे मुलाकात, ये मशवरे दे रहा है, वो दे रहा है, फिर होमवर्क इतना वीक होते हैं कि मेरे कोने को ब्लंडर कर देते हैं। क्या समझ? देखिए, कहीं सुनी बात पे जब पार्टियां, जी बिल्कुल आप दुरुस्त कर पा रही, जब कहीं सुनी बातों पे पार्टियां चलती हैं और पार्टी का सरबराह लोगों की सरगोशियों के ऊपर फैसले कर ले, तो फिर उसका वही हाल होता है जो पीटीआई का हुआ। एक पार्टी जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से और पार्टी के अंदर अपनी पॉलिसी मेकिंग होती है, और पार्टी के अंदर जो क़यादत होती है वो तमाम एक जमहूरी अंदाज में मिल बैठकर फैसले किए जाते हैं। ये वन मैन शो वाला रवैया पीटीआई का था, और यही वन मैन शो का रवैया लेके डूब गया। इन्होंने जो देखिए, एक तंजीम और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पार्टी को इलेक्शन में, लोकल बॉडी में और जनरल इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए मदद देती है। लेकिन जब पीटीआई हुकूमत में आई तो उन्होंने पलट के नहीं देखा, ना उनको सिंध नजर आया, ना उनको शहर कराची नजर आया, ना उनको बलूचिस्तान नजर आया, और ना उनको कराची के इनके वर्कर्स नजर आए। तो जब कुछ नजर ही नहीं आया और इनको सिर्फ बोलदार नजर आया, और बोलदार जो इसलिए नजर आया कि बोलदार के घर में बिजली नहीं थी तो उसको सीएम लगा दिया कि जनाब इनके घर में बिजली नहीं है। तो ये क्राइटेरिया पीटीआई ने बना दिया। पीछे कहते थे बड़े शरीफ बंदे हैं इसलिए मैंने सीएम लगाया। जी, तो ये इसके बाद तो आई थिंक ये जो क्राइटेरिया हो, एक तरफ इन्होंने कहा कि जी किसी के घर में बिजली नहीं है तो मैं उसको सीएम बना देता हूँ, और दूसरी तरफ जो है वो सारे के सारे इलेक्टेबल्स जिनकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा है, उनको उमर अयूब टाइप तमाम लोग, ये खुसरो बख्तियार, ये तमाम वही लोग जो हर दफा वजीर बने, उन्हीं लोगों को जो है ना वापस अपने काबीना में शामिल करके 70-80% में लेकर आ गए। तो वेयर इज द चेंज फैक्टर? तो चेंज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पीटीआई ने आवाम के साथ, मैं समझती हूँ, धोखा भी किया, और ये एक बहुत ही एक मजाक किया उन्होंने आवाम के साथ, झूठ बोला, गलत बयानी, और गलत बयानी के ऊपर मबनी सियासत जो है उसका अंजाम यही होता है जो हम आज देख रहे हैं। सही, ठीक है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपका लास्ट कमेंट। तहरीक इंसाफ ने मंगल को सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। इस शो में पेशावर हाईकोर्ट बार बार सुनकर शायद वो 184(3) के तहत बल्ले के निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो पेशावर हाईकोर्ट जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता है। बहरहाल वो पेशावर हाईकोर्ट नहीं जा रहे हैं, क्योंकि शायद पेशावर हाईकोर्ट ने भी पिछली दफा उन्हें कहा कि हम ऐसी बातें ना हमारे वाले से ना करें, और एमल वली खान ने भी वहाँ काफ़ी जो है वो चीफ जस्टिस के हवाले से तहरीक चलाने का ऐलान किया। तो पीटीआई ने पेशावर हाईकोर्ट ना जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है मंगल वाले दिन। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बल्ले का निशान देता है या वो। हम एक खबर पेश आपका कमेंट राना साहब, राना बशीर। ठीक है मुजम्मिल साहब, राना बशीर, मेरे ख्याल में टाइम बहुत कम है, उसलिए वो टाइम बाय करना चाह रहे हैं, टाइम बाय नहीं करना चाह रहे, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे ताकि जो भी होना है वहाँ से हमको एक वर्डिक्ट मिल जाए ताकि वो लैंड कर सकें। लेकिन उनके पास स्ट्रेटजी भी वहाँ पे है पीटीआई वालों के पास, लेकिन वो जरा टीडियस जॉब होगा, मुश्किल होगा, वो करना उनके लिए मुश्किल होगा। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीएम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।